अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमने डिस्कस करना है डायबिटीज़ मेलाइटस को। अच्छा, ये डिज़ीज़ जो है ना, ये ह्यूमन बींग्स में मोस्टली होती है और इस कंडीशन में, बीमारी में यूँ होता है कि किसी भी इंसान के बॉडी में जो ग्लूकोज़ लेवल है ना, वो एबनॉर्मल होता है, वो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो उसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज़ की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन लगाई जाती है फिर इन पेशेंट्स को, ताकि उनकी ग्लूकोज़ लेवल को पूरा किया जा सके। डायबिटीज़ मेलाइटस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़। मेटाबॉलिक डिजीज़ इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है, जब हम लोग कोई भी फूड इनटेक करते हैं तो मेटाबॉलिज्म के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो हमारी फूड होती है उससे ग्लूकोज़ बनता है। तो जब भी हम डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करते हैं तो हमने इसमें ग्लूकोज़ को और ग्लाइकोजन को, इंसुलिन को, ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड को डिस्कस करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे मेटाबॉलिक का वर्ड यूज़ होया हुआ है। डिजीज़ का कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल जो है वो हाई हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मीन्स हाई अमाउंट में, या इंक्रीज लेवल। ग्लाइसीमिया का वर्ड जो है वो ग्लूकोज़ के लिए यूज़ होया हुआ है। रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन। इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो प्रॉपरली या नॉर्मल लेवल पे नहीं हो रही होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज़ लेवल जो है वो भी हाई हो जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस है। इंसुलिन एक्शन आर बोथ related to an endocrine disorder causes abnormal insulin production। एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन बींग के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना, वो हमारी बॉडी के तमाम हार्मोन्स तमाम ग्लैंड्स जो होते हैं ना ह्यूमन बॉडी में, उनको कंट्रोल करता है और उनके सिक्रीशन के तौर पे जो हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ होते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है। और जो इंसुलिन है वो हार्मोन है, तो इंसुलिन की सिक्रीशन जो होती है ना वो कंट्रोल की जाती है और इसलिए ना एंडोक्राइन सिस्टम में हम कहते हैं कि इंसुलिन जो है ना, या पेनक्रियाज जो हैं, उसके बाद बाकी हमारे जो बॉडी में ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं या बाकी सिक्रीशंस करते हैं, उनको एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर स्टडी किया जाता है। काजेज एबनॉर्मल इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन प्रोडक्शन जो नॉर्मल लेवल की नहीं हो रही होती है। इम्पेयर्ड इंसुलिन यूटिलाइजेशन। और जो इंसुलिन अगर प्रोड्यूस भी हो रही है तो वो जिस वे में यूज़ होनी है या यूटिलाइज़ होनी है, उसने बॉडी के जो जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो नहीं हो रहे होते हैं। एबनॉर्मेलिटी काज हो रही होती है, कमी हो रही होती है वर्किंग की, और प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रही होती है बॉडी फंक्शंस की, बॉडी ऑर्गन्स की, इसलिए बॉडी में चेंजिंग्स होती हैं और इन रिटर्न डायबिटिक की कंडीशन जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। बोथ एबनॉर्मल प्रोडक्शन एंड इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन। अब ये दोनों कंडीशंस जो है ना, ये डायबिटीज़ को प्रोमोट करती हैं। डेफिनेशन इक्वल टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। डायबिटीज़ मेलाइटिस को हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान कोई तब्दीली आई है, कोई मिस्टेक हुई है या कोई एबनॉर्मेलिटी आई है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट हुआ है। कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स हाई ग्लूकोज, high energy of high amount of glucose level due to an absolute or relative lack of insulin to a cellular resistance to insulin। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बात समझने वाली है कि हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन होती है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, इंसुलिन का लेवल कम होता है, और इन रिटर्न डायबिटीज़ जो है ना, डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन जो है वो यूँ होती है कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन होती है, और इंसुलिन का लेवल कम होता है। अब टाइप्स देख लेते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने क्या डिफ़ाइन किया है डायबिटीज़ मेलाइटस को। द टर्म डायबिटीज़ मेलाइटस डिस्क्राइब्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ऑफ मल्टीपल ईटोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया, जिसमें स्वेयर लेवल का, या हम कहते हैं इंटेंस लेवल का हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हाई हो जाता है, with disturbances of carbohydrate, fat and protein metabolism resulting from defects in insulin secretion, insulin action or both। हमारी बॉडी में एनर्जी क्या प्रोड्यूस होती है, जब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स वगैरह जो है इनकी डाइजेशन हो रही होती है, तो इन रिटर्न हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है और ग्लूकोज जो है वो
हमारी फूड से ग्लूकोज़ प्रोड्यूस होता है, शुगर लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ होता है और उसके बाद ग्लूकोज़ जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम का पार्ट बनता है। अब ये जो सारे फूड हम लोग खाते हैं, अगर उनके रिटर्न में उनके मेटाबॉलिज्म के बाद जो ग्लूकोज़ लेवल बन रहा है, जो ग्लूकोज़ हमारी ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, अगर उसके लेवल में कमी आ जाती है या ज़्यादती आ जाती है तो वो इफ़ेक्ट करती है हमारे ब्लड को और ब्लड शुगर लेवल को। द इफ़ेक्ट्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस इंक्लूड लॉन्ग टर्म डैमेज, डिसइंफेक्शन एंड फेलियर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाया जाए या इस बीमारी को सीरियस ना लिया जाए तो ये बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं ना उनको फेल कर देती है, वो दोबारा काम नहीं कर सकते, हेल्दी नहीं रहते और वो प्रॉपर फंक्शनिंग भी नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इंसान जो है ना वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टमक कन्वर्ट्स फूड टू ग्लूकोज। हम लोग कोई भी खाना खाते हैं सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है जहाँ पे पेप्सिन और पेप्सिनोजन की एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो स्टमक में फूड जाती है तो वहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम का पार्ट बन जाता है। थर्ड में पैनक्रियाज प्रोड्यूस सफिशेंट इंसुलिन बट इट इज़ रेजिस्टेंट टू इफ़ेक्टिव यूज़। पैनक्रियाज जो है ना वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो इंसुलिन जो है वो यूटिलाइज़ नहीं हो रही होती है प्रॉपर वे में। और उसके बाद ग्लूकोज इज़ अनएबल टू एंटर बॉडी इफ़ेक्टिवली। अब इंसुलिन जो है वो भी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है बॉडी में और ना ही प्रॉपर फंक्शनिंग कर पा रही है। यही सब ग्लूकोज के साथ भी होता है कि ग्लूकोज जो है ना वो भी उसका भी प्रॉपर जो है ना वो काम नहीं हो रहा और वो बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़, तो इन रिटर्न क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है और बॉडी जो है ना वो उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे डायबिटीज़ के सिम्टम्स देख लेते हैं। ब्लरी विजन, धुंधला नज़र आता है उस पेशेंट को। नोज़िया, दिल ख़राब होता है। वॉमिटिंग वाली कंडीशन होती है, मतली आती है। फीलिंग हंग्री, भूख लगती है ज़्यादा। उसके बाद नमनेस इन हैंड्स और फीट, उनको जलन सी हो रही होती है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं उनके खाना ना खाने की वजह से, क्योंकि खाना भी उन लोगों ने फिर परहेज़ वाला ही खाना होता है। कांस्टेंट थर्स्ट, पानी पीने के बावजूद भी उनको हर टाइम प्यास लगी रहती है। फीलिंग टायर्ड, हर टाइम थकावट रहती है उनको। अनप्लान्ड वेट लॉस, और ये देखने में आता है कि ये कॉमन है सिम्टम के डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं ना उनका वेट बहुत जल्दी लॉस होता है, उनका वेट जो है ना वो कम होता रहता है वक्त के साथ साथ। इरिटेशन एंड मूड चेंजेस, ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, बर्दाश्त जो होता है ना बर्दाश्त नहीं होती है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं वो। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार उनको बाथरूम जाना पड़ता है। अब डायबिटीज़ की फ़र्स्ट टाइप जो है वो देख लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, साइंस और सिम्टम्स देख लेते हैं। वेट लॉस, अगेन वही बात कि ये कॉमन सिम्टम है कि वेट लॉस जो है ना वो देखने को होता है। वेट लॉस क्यों होता है? अब देखिए डायबिटिक पेशेंट है, उसने शुगर जो है कम लेनी है अपने खाने के अंदर, तो कम लेनी है तो फिर वो सिलेक्टिव खाना खाएगा, यानी कुछ कुछ चीज़ें होंगी, कुछ फ्रूट खा लिया, कुछ दूध पी लिया या कोई खाना खा लिया, तो वो सिलेक्टिव चीज़ें खाएगा वो पेशेंट। सिलेक्टिव चीज़ें खाने के बाद वो सिलेक्टिव चीज़ें भी आगे आराम से उसकी जितनी डाइजेस्ट होंगी, जितनी वो खा सकेगा, तो कम कम खुराक खाएगा वो दिन में। तो इस वजह से ना उसकी जो डाइट है ना, एक दिन में जितनी डाइट उसकी नॉर्मल बंदे की इक्वल होनी चाहिए वो नहीं होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता ना उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो खाना नहीं सही तरह से खा रहा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अगर वो खाना थोड़ा खाता है, ज़्यादा खाता है, लेकिन उसको यूरिनेशन जो है ना उसके लिए बार बार जाना पड़ता है। इरिटेबिलिटी, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, वो मैंने बताया ना कि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उन्हें छोटी सी बात पे भी गुस्सा आ रहा होता है, उन्हें अपने आसपास सुकून चाहिए होता है, कोई डिस्टर्बेंस वाली बात ना हो, कोई शोरगुल ना हो उनके आसपास। ब्लरी विजन, ऐसे लोग जो है ना उनको चक्कर भी आ रहे होते हैं, अगर उनका शुगर लेवल जो है बहुत हाई हो जाता है या बहुत लो हो जाता है तो उनको धुंधला नज़र आता है, चक्कर आने लग जाते हैं उनको, उनका बीपी वगैरह जो है वो लो हो जाता है। उसके बाद फ्रूटी ब्रीथ, इट योर ब्रीथ स्मेल्स सिमिलरली टू एसीटोन। अच्छा, जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना उनके माउथ से स्मेल आ रही होती है जो उनको इरिटेट कर रही होती है। व्हाट एल्स काजेज़, अब जो बातें हम लोगों ने पीछे डिस्कस की हैं उनके अलावा देख लेते हैं कि कौन सी काजेज़ होते हैं या सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ टाइप 1 के जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। वायरल इन्फेक्शन,
Researchers believe that type 1 diabetes can be triggered by a virus. अब कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ना वो किसी वायरल अटैक की वजह से होती है या किसी वायरस की वजह से होती है, सच एज़ कॉमन फ्लू और कोल्ड। अब जो भी हम लोग को नज़ला ज़ुकाम होता है ना, ये वायरल होता है, वायरस की वजह से ऐसा होता है। तो इस स्टडी के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक हम कह सकते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुई है। फ्रीक्वेंटली टाइप 1 डायबिटीज़ कम्स द वीक्स फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन। जब भी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन होगा, अगर सीवियर किस्म का है और ज़्यादा टाइम के लिए है, तो वो प्रोबेबली काज कर सकता है टाइप 1 डायबिटीज़ उस पर्सन में। उसके बाद पैनक्रियाज इंजरी। अब सारा काम जो होता है ना वो पैनक्रियाज कर रहे होते हैं। मैंने बताया ना कि इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो पैनक्रियाज कर रहे होते हैं। तो पैनक्रियाज जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने में, इंसुलिन की सिक्रीशन में। वेरी रेयरली टाइप 1 डायबिटीज़ कैन बी ट्रिगर्ड बाय ट्रामा टू पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के साथ अगर कोई इशू हो जाए तो भी टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना वो काज हो सकती है। यानी इंसुलिन जो है उसकी सिक्रीशन नहीं हो रही है या कोई और इशू हो रहा है या पेनक्रियाज जो है वो हेल्दी नहीं है, कोई इशू आ रहा है उनके साथ, कोई मेल फंक्शनिंग हो रही है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे, इस सर्जिकली रिमूव्ड, या ऐसे भी है कि सर्जिकली रिमूव कर दिया गया पैनक्रियाज। अगर पैनक्रियाज में ज़्यादा मसला है और हेल्दी भी नहीं है और बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं तो फिर सर्जिकली उनको रिमूव कर दिया जाता है। द बॉडी आल्सो लूजेस द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंसुलिन। ऑब्वियसली जब पैनक्रियाज ने इंसुलिन प्रोड्यूस करना है और पैनक्रियाज ही नहीं है तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी नहीं होगी। तो फिर यूँ होता है कि ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। मोस्टली आप लोगों ने अपने आसपास देखा भी होगा, जिनको डायबिटीज़ होती है तो वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवा रहे होते हैं टू प्रोड्यूस इंसुलिन। ये आर्टिफिशियल तरीका होता है इंसुलिन को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करने का, विच दैन काजेज़ टाइप 1 डायबिटीज़। और ये टाइप 1 डायबिटीज़ हम कहते हैं कि इस वजह से हो सकती है। पर्सन विदाउट डायबिटीज़, उसके पैनक्रियाज जो है ना वो इंसुलिन सिक्रेट कर रहे हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन हो रही है, ग्लूकोज भी है उसकी बॉडी में और ग्लूकोज जो है ना वो भी प्रॉपर काम कर रहे हैं। इंसुलिन वर्क्स लाइक अ की टू लेट ग्लूकोज मूव इनटू द सेल्स। इंसुलिन जो है ना वो ग्लूकोज को हेल्प कर रही है कि वो सेल्स के अंदर मूव हो, और फिर ये हम लोग सेल्स देख रहे हैं जिनके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंटर हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि पर्सन विद टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको डायबिटीज़ है, उसके पैनक्रियाज हैं, इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रही है। बॉडी डिस्ट्रॉयज बीटा सेल्स दैट प्रोड्यूस इंसुलिन इन द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है ना उनके पास ही बीटा सेल्स होते हैं और वो बीटा सेल्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रही है पैनक्रियाज के थ्रू। उसके बाद ग्लूकोज लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। ग्लूकोज कैन नॉट मूव इनटू द सेल्स, लेकिन वो सेल्स के अंदर मूव नहीं कर सकेगा। दिस काज हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो एक ही बॉडी पार्ट में ग्लूकोज का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होगी और सेल्स जो है ना वो हम लोगों ने देख लिए कि सेल्स जो हैं वो ऐसे मौजूद हैं। हाउ डज इंसुलिन वर्क, इंसुलिन कैसे काम करती है। अब ये थोड़ा एंजाइम की तरह का स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इंसुलिन रिसेप्टर हैं, रिसेप्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो इंसुलिन को डिटेक्ट करेंगे और फिर इंसुलिन यहाँ पे आकर अटैच होगी। उसके बाद ग्लूकोज चैनल क्लोज, ग्लूकोज चैनल है वो क्लोज्ड है फ़िलहाल और ऊपर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। उसके बाद इंसुलिन इज़ द की डेट अनलॉक्स द ग्लूकोज चैनल। इंसुलिन जो है ना वो ग्लूकोज चैनल को अनलॉक करेगी ताकि इंसुलिन जो है ना वो वहाँ पे आकर अटैच हो सके। ग्लूकोज चैनल ओपन हो जाएगा और फिर ग्लूकोज जो है वो सेल के साथ अटैच हो जाएगी। ऐसे काम करता है। टाइप 1 डायबिटीज़ फास्ट फैक्ट्स। टाइप 1 डायबिटीज़ कैन बी ट्रिगर्ड बाय एनी वायरस इंक्लूडिंग अ कोल्ड। काफ़ी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। टाइप 1 डायबिटीज़ अफेक्ट्स अबाउट 1.6 मिलियन पीपल इन द यूएस। ये कैलकुलेशन है कि 1.6 मिलियन पीपल अफेक्ट हुए थे डायबिटीज़ के की वजह से। मोस्ट पीपल विद T1D आर डायग्नोज्ड इन ER एज चिल्ड्रन। ये भी देखा गया है कि अभी जो यंग जनरेशन है ना उनमें भी टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। पीपल हु हैव टाइप 1 डायबिटीज़ रिक्वायर इंसुलिन, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन चाहिए होती है ताकि उनकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल रहे। टाइप 1 डायबिटीज़ बॉडी डज़ नॉट मेक इनफ इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज़ जो उसके अंदर बॉडी जो है ना वो नॉर्मल लेवल की इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती। 5% आर डायग्नोज डायबिटीज़, 5% डायग्नोज हुई है। मोस्ट कॉमन लेस दैन 40 ईयर्स ओल्ड, यानी 40 साल से कम उम्र लोग जो है ना उनके अंदर डायग्नोज हुई है 5%। 5% पीपल जो है ना उनके अंदर डायग्नोज हुई है कि उनको डायबिटीज़ है, तो फिर उनको इंसुलिन लेने की ज़रूरत है।
टाइप 2 डायबिटीज़, बॉडी डज़ नॉट यूज़ इंसुलिन प्रॉपरली। इसमें इंसुलिन अगर बॉडी में प्रोड्यूस हो भी रही है तो वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं हो रही है, और अगर ये प्रॉपरली यूटिलाइज़ हो भी रही है तो फिर ऐसे पेशेंट्स को आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। 95% ऑफ़ ऑल डायग्नोज डायबिटीज़, 95% डायग्नोज हुई है, मोस्ट कॉमन ओवर 40 ईयर्स ओल्ड। अब ये टाइप जो है ना, ये हम कहते हैं कि 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो है ना, उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ जब वो देखने को मिलती है। मे टेक इंसुलिन प्लस, उनको अपनी डाइट अच्छी करनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है, और मेडिसिन वगैरह जो है ना वो लेनी होती हैं, लेकिन इनको ज़रूरत नहीं होती है कि ये लोग इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लगाएं। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स देख लेते हैं। स्लो हीलिंग ऑफ कट्स एंड माउंट्स। अब जो टाइप 2 पेशेंट्स हैं ना, इनको अगर ज़ख़म लग गया तो वो जल्दी नहीं भरता, क्लॉटिंग सही नहीं होती है, इनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो भी सही मौजूद नहीं होते हैं, और ब्लड क्लॉट नहीं करता, खून इनका बहना रुकता नहीं है, और ज़ख़म भी इनके जल्दी नहीं पड़ते। यूरिनेशन का इशू इनके साथ भी होता है, इनको प्यास भी हर टाइम फ़ील होती रहती है, भूख भी लगती रहती है, और थकावट महसूस होती है, आँखों के सामने अंधेरा छाया रहता है, इन्फेक्शंस वगैरह होते रहते हैं इनको, टिंगलिंग नम्बनेस इन देयर हैंड्स और फीट, चींटियाँ काटती हैं इनके हाथों में, इनके पैरों में, सुन्न हो जाते हैं, और ये अगर थोड़ी देर के लिए एक जगह पर बैठें तो इनके हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। वेट गेन और लॉस विदाउट ट्राइंग। अब इनका वेट गेन भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है। अब यहाँ पे दोबारा हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स देख लेते हैं। इंक्रीज यूरिनेशन इशू, थर्स्ट, हंगर, फटीग, थकावट, ब्लड वीन, धुंधला, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन, इनको धुंधला धुंधला नज़र आता है, और उसके अलावा इनके बिना हाथ पाँव में चूंटियाँ काटने की फीलिंग्स आती हैं इनको, और सुन्न हो जाता है जिस्म। डायबिटीज़ मेलाइटस। हेल्दी में इंसुलिन सिक्रीशन हो रही है, ग्लूकोज भी नॉर्मल है, इंसुलिन रिसेप्टर्स मौजूद हैं। टाइप 1 में पेनक्रियाज फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन, नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स वहाँ पे होते हैं। और टाइप 2 में ग्लूकोज भी है, इंसुलिन भी है, इंसुलिन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। सेल्स फेल टू रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन प्रॉपरली, लेकिन सेल्स जो है उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो प्रॉपरली हेल्प कर सकें या सिक्रीट कर सकें। टाइप 2 डायबिटीज़ में हम लोग देखते हैं 90 से 95% पीपल जो है ना, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। मोर देन 1 इन एवरी 10 एडल्ट हैज़ डायबिटीज़। 10 में से एक इंसान को ज़रूर डायबिटीज़ होती है, और एक्सरसाइज करनी होती है। इनका वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है, और प्री डायबिटिक बिकमिंग टाइप 2 डायबिटीज़ बाई 58%। 25% अडल्ट ओवर 65 हैव डायबिटीज़, मोस्टली को होती है। अब इनके सिम्टम्स भी वही हैं, वेट लॉस होता है, थर्स्ट होती है, उसके बाद भूख लगी रहती है, हेडेक होता है, ड्राई माउथ। उसके बाद हम लोग ना ब्लड प्रेशर को डिस्कस करते हैं। ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत अहम फैक्टर है। ब्लड प्रेशर में हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में हमारी ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड किस प्रेशर के साथ फ़्लो कर रहा है, हमारी आर्टरीज़ में, हमारी वेंस में, और हमारे पूरे बॉडी में कैसे मूव कर रहा है, उसको हम ब्लड प्रेशर में इंक्लूड करते हैं। व्हेन दी हार्ट पम्प्स ब्लड, जब दिल जो है वो खून को पंप करता है थ्रू आर्टरीज़ में जाता है। उसके बाद दी ब्लड पुट्स प्रेशर ऑन दी आर्टरी वॉल्स, जब खून आर्टरी में से गुजर रहा होता है तो वो आर्टरी की वॉल्स पे प्रेशर डालता है। दिस इज़ नॉन एज ब्लड प्रेशर, इसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर रेंजेस हेल्दी पर्सन का होता है लेस दैन सिस्टोलिक, हम कहते हैं ऊपर हमारे एब्डोमेन तक, हमारे सर से लेके एब्डोमेन तक का जो रीजन है ना, उसका जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं कि वो सिस्टोलिक है। और हमारे लोअर लिम्स का जो प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक होते हैं। ये हम कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं समझने के लिए। हेल्दी का लेस दैन 120 मिलीमीटर होगा, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और डायस्टोलिक लेस दैन 80। उसके बाद एलिवेटेड 120 टू 129 एंड लेस दैन 80। हाइपरटेंशन में बीपी हाई होता है। उसके बाद हाइपरटेंशन 2 में ज़्यादा हाई होता है। हाइपरटेंशन क्राइसिस ओवर 180, और इस रेंज में ये होता है कि ब्रेन हेमरेज वगैरह हो सकता है अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई है तो। उसके बाद हम लोग हाई ब्लड प्रेशर देख लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ साइन दैट द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर बीइंग ओवरवर्कड। ज़्यादा बीपी जब हमारा होता है ना, तो ये होता है, हम कहते हैं कि हमारा बीपी हाई क्यों है। वो इसलिए हाई है कि हमारा दिल और हमारी ब्लड वेसल्स जो है ना, उनमें हाई प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो कर रहा है। और मोस्टली ऐसा होता है जब हम लोग कोई टेंशन ले लेते हैं तब हमारी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, हमारे ब्लड का फ़्लो जो है ना वो ज़्यादा प्रेशर के साथ होता है। अनट्रीटेड द डिजीज़ कैन लीड टू आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर हाइपरटेंशन का लेवल ज़्यादा देर के लिए रहे तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है,
और बॉडी जो है ना, बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इन लार्ज हार्ट फेलियर ये वाली कंडीशन होती है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ये भी एक डिजीज़ है। व्हाट आर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 120 बीपी जो हम कहते हैं वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन ब्लड इज इजेक्टेड इनटू आर्टरीज, जब ब्लड जो है ना वो आर्टरी से इजेक्ट होता है। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो है ना वो होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या इससे कम। और डायस्टोलिक प्रेशर में हम कहते हैं जब प्रेशर ब्लड एक्सर्ट्स विद इन आर्टरीज बिटवीन हार्ट बीट्स, दिल के धड़कने के दौरान जब आर्टरीज़ के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, तब हम कहते हैं कि वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के दौरान आर्टरीज़ के अंदर से ब्लड जो है वो बाहर आ रहा होता है, यानी आर्टरी से इजेक्ट आउट हो रहा होता है, बाहर निकल रहा होता है। नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ 80 मिलीमीटर और मर्करी। डायस्टोलिक प्रेशर जो है ना उसको 80 मिलीमीटर हम डिनोट करते हैं। और इसी तरह बीपी जो है ना वो हमारी बॉडी में मुहैया किया जाता है। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इनमें से किसी भी टॉपिक की किसी भी बात की आपको समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।